नमस्ते बच्चों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने एपिसोड 3 किया था केमिस्ट्री के 5th लेसन पृष्ठ रसायन का। आज स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4। पृष्ठ रसायन हमारा लेसन चल रहा है, 12th केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। पृष्ठ रसायन हमारा चल रहा है, उसमें एपिसोड या कहूं कि पार्ट 4 की हम आज बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने उत्प्रेरण के बारे में जाना था। कुछ शब्द थे जैसे वर्धक, विष, कारक के बारे में हमने बात की थी, उत्प्रेरण के बारे में बात की थी, उत्प्रेरकों के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं, आज की हमारी क्लास का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। इसके नाम को आप ध्यान से पढ़ें तो इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि विषमांगी अधिशोषण, विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण क्या है? आप लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने किया था। वे उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारकों की जो प्रावस्था है वो उत्प्रेरक की प्रावस्था से भिन्न हो, समान न हो, ऐसे उत्प्रेरण को हमने कहा था विषम अंगी उत्प्रेरण अथवा विषमांगी उत्प्रेरण। यह सिद्धांत क्या है? विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। यह सिद्धांत मूल रूप से किस बात पर है कि मुख्य रूप से यह बात है कि क्रियाकारक जो हैं, जो अभिक्रिया करेंगे, जो अभिकारक हैं, क्रियाकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, जिनको हम कह देते हैं, वे या तो गैसीय अवस्था में हैं या फिर द्रव अवस्था में हैं, या मैं द्रव अवस्था को कह सकता हूं कि विलयन प्रावस्था के रूप में है। या तो वो गैसीय अवस्था में है या विलयन प्रावस्था में है। और उस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक उपयोग में लिया जा रहा है वो है ठोस अवस्था है। क्रियाकारक जो है वो गैसीय अथवा विलयन प्रावस्था में है और उत्प्रेरक ठोस प्रावस्था में है। तो इससे हमें यह पता लग गया कि ये जो अभिक्रिया होगी, ये जो उत्प्रेरण होगा, ये विषमांगी उत्प्रेरण होगा। गैसीय अथवा द्रव क्रियाकारकों का ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होंगे। इस सिद्धांत के नाम से हमें पता लग रहा है कि अधिशोषण की घटना होगी। चलिए हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा? यह जो अधिशोषण होगा, गैसीय अथवा द्रव प्रावस्था वाले क्रियाकारकों का ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषण होगा, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगी और उत्पाद प्राप्त होंगे। यह सिद्धांत किस तरह से, इसकी मैकेनिज्म की बात करें, इसकी क्रियाविधि की बात करें, डिटेल में जाएं तो इस क्रियाविधि को संपन्न होने के लिए जो मुख्य पद हैं, जो स्टेप्स हैं, वो मुख्य मैंने 6 स्टेप्स में इसको बांट दिया है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारकों का विसरण। सबसे पहले क्या होगा? विसरण मतलब वो उस पर आकर विसरित होंगे, मतलब इकट्ठे होंगे। किस पर? ठोस उत्प्रेरक की सतह पर। ठोस उत्प्रेरक जो है, इसका मतलब ये वो स्थान उपलब्ध करा रहा है जहां पर क्रियाकारक आकर विसरित होंगे, विसरित हो गए। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हुआ? उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक अणुओं का अधिशोषण। वो विसरित हुए, मतलब उसके करीब आए, पृष्ठ के करीब आए, पास आए, और उसके बाद उस सतह पर क्या होगी भाई? अधिशोषित होगी। मान लीजिए ठोस सतह है, गैस के अणु या द्रव्य जो क्रियाकारक है वो उसकी सतह के पास आए, फिर उस पर क्या होगी? विसरित आए, और फिर उसके बाद उस पर अधिशोषित हो गए। थर्ड स्टेप क्या कहता है? एक मध्यवर्ती का निर्माण। अब जरा समझे बात को। वे जो क्रियाकारक आए हैं वो आकर विसरित हो गए। वो क्रियाकारक का अणु वो जो क्रियाकारक का अणु है वो ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर आकर विसरित हो गए। दूसरा जो अलग क्रियाकारक है वो अणु भी पहले वाले अणु के पास अधिशोषित हो गए। दोनों क्रियाकारक अणु जो अलग अलग हैं, जिन्होंने आपस में रासायनिक अभिक्रिया करनी है, वो अधिशोषण के कारण क्या हुए? आपस में पास आ गए और वो आपस में क्रिया करने लगे तो एक मीडिएटर का निर्माण हुआ, मध्यवर्ती का निर्माण हुआ। फोर्थ स्टेप क्या कहता है? उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का होना। अब वो मध्यवर्ती बन गया, फिर आगे क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? वो क्रियाकारक किसमें बदल जाएंगे? उत्पाद में बदल जाएंगे। उत्प्रेरक की सतह से उत्पादों का विशोषण। अब वो उत्पाद बन गए तो वो उत्पाद बनने के बाद उस उत्प्रेरक की ठोस जो सतह है उसको छोड़ देंगे, विशोषित हो जाएंगे। विशोषित होना मतलब उससे अलग हो जाना। विशोषण होने के बाद उस सतह का दोबारा अधिक अभिक्रिया के लिए उपलब्ध होना। जो पहले क्रियाकारक अणु उस सतह पर आकर अधिशोषित हुए हैं और उन्होंने आपस में रासायनिक ध्यान देना, समझना जरा ध्यान से बात को। गैसीय या द्रवीय क्रियाकारक
ठोस उत्प्रेरक की सतह पर विशोषित हो गए, अधिशोषित हो गए, पास आ गए, रासायनिक अभिक्रिया की, मध्यवर्ती बनाया, रासायनिक अभिक्रिया की और उत्पाद में बदल गए। उत्पाद में बदलने के बाद अब ये क्रियाकारक जो उत्पाद में बदल चुके हैं, ये उत्पाद उस उत्प्रेरक की सतह को छोड़कर अलग हो जाएगा। अलग होगा तभी तो पात्र में जो बाकी रासायनिक अभिक्रिया में जो बाकी क्रियाकारक हैं, अभिक्रियाकारक हैं, वो उस उत्प्रेरक की सतह पर आए और वो भी उत्पाद में बदलें और फिर अलग हों। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक की सतह का पुनः मुक्त होना भी आवश्यक है, ताकि रासायनिक अभिक्रिया आगे चलती रहे और उत्पाद निरंतर आगे जो है वो बनते रहें। उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से, और जब सब उत्पाद बन जाएंगे तो वो सब उत्पाद ही धीरे धीरे उससे हटकर उत्प्रेरक की सतह से अलग होते जाएंगे, विसरित होते जाएंगे। ये 5 स्टेप हैं जो किसकी क्रियाविधि को बताते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। उम्मीद करता हूं कि आप इस सिद्धांत को समझ गए होंगे। मुख्य रूप से इसकी क्रियाविधि को 5 भागों में बांटते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान देंगे सब लोग। 1 मिनट में बात को खत्म करेंगे कि विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत क्या कहता है। विषमांगी उत्प्रेरण मतलब क्रियाकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था समान नहीं है, विषमांगी उत्प्रेरण, और ऐसी स्थिति में अधिशोषण होगा। ठीक है, इस सिद्धांत को समझते हैं। क्रियाकारक कैसी अवस्था में है? या तो वो गैसीय अवस्था में है या वो द्रव अवस्था में है। वे उत्प्रेरक कैसा है? ठोस अवस्था में। उसकी सतह पर आए, पास आए, रासायनिक अभिक्रिया हुई, मध्यवर्ती बना और उत्पाद में बदल गए। ये उत्पाद बनने के बाद वो उत्पाद उस ठोस उत्प्रेरक की सतह को छोड़ देगा, अलग हो जाएगा। फिर उसी पात्र में जो बाकी बचे हुए क्रियाकारक है वो उस उत्प्रेरक की सतह पर आएंगे, फिर वो भी उत्पाद में बदलेंगे और अलग हो जाएंगे। फिर और जो बचे हुए क्रियाकारक हैं वे आएंगे, उत्पाद में बदलेंगे। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि यह सिद्धांत स्पष्ट करता है, किसको बताता है? ध्यान से समझे तो यह सिद्धांत बताता है कि उत्प्रेरक की सतह क्या उपलब्ध करा रही है? वो माध्यम उपलब्ध करा रही है, वो स्थान उपलब्ध करा रही है जिस पर वो क्रियाकारक अणु आपस में पास आए और उन्होंने रासायनिक अभिक्रिया की और उत्पाद में बदले। यही सिद्धांत हमें यह बात को भी सिद्ध करने के लिए, समझाने के लिए पूर्ण है कि उत्पाद क्यों हमें उत्प्रेरक क्यों हमें लास्ट में रासायनिक अभिक्रिया में वैसे के वैसे और उतने के उतने हमें मिल जाते हैं। जिसे मैंने कहा था कि उत्प्रेरक होते क्या हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं रासायनिक और मात्रात्मक रूप से बदलते नहीं हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है। हाँ, यह सिद्धांत अभिक्रिया विष जो होते हैं या वर्धक जो होते हैं उनके बारे में नहीं बताता है।